आज राष्ट्रीय विला में शहनाई की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ लोग दौड़ भाग कर रहे थे। सभी बारात के आने की तैयारियों में व्यस्त थे, क्योंकि आज रजत और नीलिमा की बेटी सुरभि की शादी है। उन दोनों के मन की अभिलाषा जो आज पूरी होने वाली थी। बहुत दिनों से मन में सुरभि की शादी को लेकर जो सपना था, वो साकार होने में कुछ घंटे और रह गए थे। सुरभि पार्लर जाने के लिए सीढ़ियां उतर रही थी कि उसकी नज़र अपने पापा की तरफ गई, जो बड़े व्यस्त और थके से लग रहे थे। सुरभि समझ गई थी कि पापा ने काम के चक्कर में कुछ खाया नहीं होगा। उसने आकर अपने पापा का हाथ थामा और बोली, आप इतनी देर से काम कर रहे हो, पहले आप कुछ खा लो पापा। रजत ने कहा, बेटा तुम मेरी चिंता ना करो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सब कामों का बोझ तो प्रांजल ने अपने कंधों पर ले रखा है। अभी रजत कुछ और कहते अपनी बेटी से कि तब तक, क्या अंकल मेरी बात नहीं मानेंगे? मैंने बोला ना कि आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे, कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा कि नहीं? प्रांजल बोला। रजत बोल पड़े, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और ना ही कर पाऊंगा, शरीर से अस्वस्थ जो हूँ। तभी प्रांजल बोला, आपको एक काम करना है, वो ये है कि आप और आंटी अपना पूरा वक्त सुरभि को दे, बाकी मैं सब काम देख लूंगा। तभी सुरभि ने कहा, प्रांजल पापा ने ना मालूम कुछ खाया है या नहीं? प्रांजल एक प्लेट में खाना लेकर दिया। सुरभि से बोला, अंकल को खाना खिला दो और डियर अंकल का ख्याल रखो, समझी? सुरभि जब पापा को खाना खिलाने लगी तो रजत की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि ने पापा की आंखों को पोंछा और बोली, नहीं पापा ऐसे रोते नहीं है। फिर भी रजत की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो सुरभि का हाथ पकड़कर बोले, बेटा अपने पापा को माफ कर दे, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सुरभि अपने पापा को गले लगा लिया और बोली, बस पापा अब ये सब बातों का कोई बोझ ना रखिएगा अपने दिल पर। मैंने कभी का माफ कर दिया। अगर आप प्रांजल से माफी मांग ले और वो माफ कर दे तो आपका दुख कुछ कम हो जाएगा। मुझे प्रांजल पर पूरा भरोसा है, वो भी माफ कर देगा। रजत सोचने लगा, सही कह रही है सुरभि, असल गुनाहगार मैं प्रांजल का ही हूँ, जिसे मैं समझ ना पाया और झूठ में ना मालूम मैंने क्या क्या आरोप लगाया। और यही सोचते हुए बीते कल में चले गए। काश मैं उस दिन नीलिमा की बात मान लिया होता तो शायद उस दिन मेरे और सुरभि के साथ हादसा ना हुआ होता। खैर हम इंसान किस्मत के आगे मजबूर हो जाते हैं। रजत सोचने लगा, उस दिन मैं, नीलिमा और सुरभि हम तीनों रविवार को मनपसंद नाश्ता कर रविवार को कैसे सेलिब्रेट करना है इसका प्लान बना रहे थे। तभी नीलिमा ने कहा कि आज हम सब मंदिर चलते हैं, लेकिन सुरमे और सुरभि का प्लान था कि हम सब मूवी देखने चले। नीलिमा ने इनकार कर दिया, लेकिन रजत के समझाने पर संग जाने को तैयार हो गई। मूवी और डिनर करने के बाद सभी लोग घर वापस लौट रहे थे। सभी बड़े ही मस्ती के मूड में थे। सुरमे ने कहा, पापा मूवी अच्छी थी ना? रजत ने कहा, वाकई बहुत अच्छी मूवी थी। सभी ने प्लान बनाया और खास तौर से रजत ने कि महीने में हम सभी 2 मूवी जरूर देखेंगे। तभी अचानक चीख पुकार मचने लगी। रजत को जब होश आया तो सोचने लगा, मैं कहाँ हूँ, और वो उठने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रजत आप अभी आराम करें। रजत ने कहा, मैं यहाँ कैसे आया, और मेरी बेटी और मेरा परिवार कहाँ है? मुझे घर जाना है। तभी नर्स ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया। फिर भी रजत परिवार के बारे में पूछता रहा और धीरे धीरे नींद की आगोश में चले गए। डॉक्टर ने सुरभि से कहा, मिस्टर रजत को अचानक ना बताकर आहिस्ता आहिस्ता बताना होगा उनकी स्थिति के बारे में। बेटा तुमको ही ये काम करना होगा और साथ में ध्यान रखना कि उनको सदमा ना लगे, और तुम भी अपना पूरा ध्यान रखो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे घर को तुम्हारी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। सुरभि रोने लगी और सोचने लगी कि मैं पापा से कैसे कहूँगी कि सुरमे हम सबको छोड़कर चला गया। यही सोचते सोचते वो कब पापा के सामने पहुंच गई। उसको इसका एहसास ही नहीं हुआ। वो देखी पापा अभी भी नींद में
कुछ बड़बड़ा रहे थे। सुरभि पापा के बालों को सहलाते हुए अपने को आगे की परिस्थितियों के लिए तैयार कर रही थी। आज रजत और नीलिमा को घर आए लगभग महीना पूरा हो रहा था। सुरभि पूरे मन से पापा और मम्मी की सेवा करने में लगी थी। रजत के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार नजर आ रहा था, लेकिन रजत अंदर ही अंदर टूट गए थे। सुरमय के जाने से नीलिमा को सिर में गहरी चोट लगने से वो कोमा में चली गई थी, जहां डॉक्टरों ने कहा कि ये हर बात को महसूस तो करेगी, मगर रिस्पॉन्स वो कब तक करेगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बस दुआ और सेवा यही करना है सुरभि बेटा। ये सुनकर सुरभि बेहद दुखी हुई, मगर अपने दिल को मजबूत कर माँ की देखभाल में लग गई। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और सुरभि का बोर्ड एग्जाम भी करीब आ गया था। सुरभि ने सोचा कि इस साल वो परीक्षा नहीं देगी। तभी प्रांजल आया और बोला, सुरभि तुम्हारा 12वीं बोर्ड परीक्षा होने वाली है ना, तुम पापा मम्मी की फिक्र ना करना, मैं इनकी देखभाल कर लूँगा। बस तुम परीक्षा निश्चित भाव से और मन से दो, समझी? सुरभि ने कहा, नहीं, मैं इस साल परीक्षा नहीं दूंगी प्रांजल। क्यों? प्रांजल ने प्रश्न किया और सुरभि को समझाकर परीक्षा के लिए राजी कर लिया। प्रांजल रजत और नीलिमा की देखभाल करता था और अपनी जॉब भी करता रहा। इतने दिनों में ना रजत को ना ही सुरभि को इसका एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपना नहीं है। सुरभि का साथ प्रांजल ने ऐसे वक्त में निभाया जहां अपने लोग भी छोड़कर चल देते हैं। एक दिन सुरभि बैठे बैठे सोचने लगी, जहां मुझे अपनों की जरूरत थी वो लोग भी साथ नहीं दिए। समाज में लोग बोला करते हैं अपने अपने ही होते हैं। मैं भी इसी बात पर विश्वास करने लगी, लेकिन इस दुर्घटना ने मेरा ये भ्रम भी तोड़ दिया। कुछ वक्त तो अपनों का तांता देखकर लगा कि मुसीबत में अपने साथ हो तो मुसीबत भी हंसते हुए झेला जा सकता है। उसे याद आया कि जब डॉक्टर ने सुरभि को बोला कि रजत के पैर का ऑपरेशन है, लगभग 2 लाख का खर्चा होगा। पापा ठीक नहीं थे, इसलिए रुपयों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। तो उसने अपने चाचा से कहा बड़ी उम्मीद से, मगर उसके चाचा ने देने से इनकार कर दिया। तब उसने अपने दादाजी से कही, वो भी अपनी मजबूरियों का पिटारा खोल दिया। सुरभि को कुछ सूझ नहीं रहा था, वो निराश हो गई। बगल के वार्ड में प्रांजल अपनी माँ को एडमिट कराया था, जिनकी किडनी का इलाज चल रहा था। वो सुरभि की परेशानी को समझ रहा था, देख रहा था कि सुरभि के अपने धीरे धीरे कैसे उसे अकेला छोड़ गए। एक दिन प्रांजल हिम्मत कर सुरभि से बोला, क्या तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया? इस पर सुरभि रोने लगी और बोली, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि पापा का ऑपरेशन कैसे होगा। तभी प्रांजल ने कहा, टेंशन ना लो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। सुरभि ने कहा, नहीं, आप रहने दे। क्यों रहने दे? दिमाग ज़्यादा ना चलाओ। जब एक रास्ते के हम दोनों मुसाफिर हैं तो एक दूसरे का साथ भी देना होता है। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो वापस कर देना, समझी? सच में अगर उस दिन प्रांजल मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता? ये सोचकर आज भी सिहरन होने लगती है। सुरभि का आज रिजल्ट आने वाला था। वो बहुत घबराई सी थी, क्या होगा? लगभग दोपहर 3 बजे प्रांजल का फोन आया और बोला, अपना रोल नंबर बताओ, रिजल्ट आ चुका है। सुरभि बोली, शायद मैं फेल हो जाऊंगी। इस पर प्रांजल ने डांटते हुए बोला, तुम बस अपना रोल नंबर दो। सुरभि ने नंबर दे दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुरभि ने दरवाजा खोला कि प्रांजल सुरभि को गले लगाकर बोला, अरे तुम तो फर्स्ट डिवीजन पास हुई हो। ये बोलकर सुरभि के मुंह में मिठाई खिलाया। इस पर सुरभि भी खुशी से प्रांजल के गले लग गई। प्रांजल ने जिस तरह उसे प्यार किया, सुरभि को महसूस हुआ कि बड़े भाई जैसा प्रांजल उसका ध्यान रखता है। उसकी दिल में खुशी और सुकून हुआ कि कोई अपना है। आज सुरभि बहुत खुश थी और जल्दी से प्रांजल को फोन कर अपनी बात कहने ही जा रही थी। तब तक प्रांजल ने कहा, क्या बात है सुरभि, आज तुम्हारी आवाज में खनखनाहट है, क्या है तुम्हारी खुशी? सुरभि ने कहा, प्रांजल, आज मम्मा के हाथों में हरकत हुई है, अब मम्मा जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। प्रांजल ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी खबर है, ईश्वर का लाख धन्यवाद जो आंटी ठीक हो रही है। आज रविवार इतना सुहाना और खुशनुमा लग रहा था।
क्योंकि सुरभि बहुत समय के बाद अपने मम्मी पापा के साथ नाश्ता जो कर रही थी, तभी प्रांजल भी आ गया। उसने भी साथ में नाश्ता किया। बस सभी को सुरमे की कमी खल रही थी। प्रांजल अक्सर सुरभि के घर आता जाता रहता था और घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। एक दिन रजत सुबह पार्क में टहल रहे थे कि तभी मिस्टर तिवारी उन्हें आवाज देकर रोक लिया और उन्हें पूछने लगे, भाई कल आप क्यों नहीं आए टहलने? रजत ने अपनी पत्नी की ठीक होने की खबर दी, जिसे सुनकर मिस्टर तिवारी भी अपनी खुशी जाहिर की और कहने लगे, प्रांजल ने आप सबकी बहुत देखभाल की है, उसका आप सबको श्रेणी मानना चाहिए। रजत ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तभी मिस्टर तिवारी कहने लगे, अब प्रांजल को आपके घर आना जाना कम करना चाहिए, क्योंकि आपके घर बड़ी बेटी भी रहती है और समाज में लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। रजत कुछ बोले नहीं, मगर उनके दिमाग में बातें गूंजने लगी। बड़ी बेटी, समाज और लोग, यही सोचते सोचते कब घर आ गए इसका भी पता ना चला। सुरभि और नीलिमा पीछे से आवाज देती रही, मगर रजत पे कोई असर नहीं हुआ। सुरभि समझ गई कि पापा आज किसी गहरी सोच में डूबे हैं। सुरभि ने पापा से पूछा, क्या बात है पापा, कोई परेशानी है तो हम लोगों को बताइए। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, ये कहते हुए कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। रजत ऑफिस चले गए। आज प्रांजल अभी तक नहीं आया। सुरभि उसे फोन करो, क्या बात है? लेकिन प्रांजल का फोन उठा नहीं। सुरभि ने बहुत कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। शाम को जब रजत आए तो नीलिमा ने बताया कि आज प्रांजल घर नहीं आया, ना फोन उठा रहा है, ना मालूम क्यों नहीं आया। रजत ने रूडली जवाब दिया, नहीं आया तो नहीं आया, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और टीवी खोलकर न्यूज़ देखने में व्यस्त हो गए। मगर नीलिमा और सुरभि रजत के इस व्यवहार से स्तब्ध रह गई। सुरभि को इतना समझ आ गया था उसके पापा की परेशानी की वजह प्रांजल है, मगर क्यों और कैसे, ये सोचकर सुरभि और नीलिमा परेशान हुई और प्रांजल को लगातार कॉल करती रही, मगर प्रांजल की तरफ से जवाब ना मिला। सुरभि मायूस हुई और अगले दिन खुद जाकर मिलने का निश्चय कर किसी तरह रात कटी। सुबह उठकर सारे कामों को निपटाकर नीलिमा को बोलकर प्रांजल से मिलने गई, मगर प्रांजल से मुलाकात ना हो पाई। उसके पड़ोसी के पूछने पर भी पता ना चला। उसने सोचा उसके ऑफिस जाऊं या यहीं पर रहकर इंतजार करूं। मन ही मन निश्चय किया कि यहीं रुकती हूं, क्योंकि ऑफिस में बात ना हो पाएगी। ये सोचकर अपनी मम्मा को फोन करने की सोची। तभी सुरभि का फोन बज उठा। उसने देखा नीलिमा का फोन है। उसने बताया, मम्मा प्रांजल से मेरी अभी मुलाकात ना हो पाई है, इसलिए मम्मा मैं प्रांजल से मिलकर ही आऊंगी, आप परेशान ना होना। ठीक है मम्मा, नीलिमा ने कहा। प्रांजल से बोलना माँ ने तुम्हें बुलाया है, माँ से मिलने तो आ जाए। जी मम्मा, मैं आपकी बात उस तक पहुँचा दूंगी। तभी प्रांजल की पड़ोसन दूर से ही सुरभि को प्रांजल के घर के इर्द गिर्द देखकर बोली, बेटा आकर अंदर बैठ जाओ, प्रांजल आता ही होगा। कोई बात नहीं आंटी, मैं उसका यही इंतजार करती हूँ, अगर अपना समझो तो अंदर आ जाना। सुरभि ने सोचा, लगता है आंटी मेरे जवाब से दुखी हो गई है। वो उनके घर के अंदर चली गई। प्रांजल जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, तभी पीछे से सुरभि की आवाज़ सुनकर चौंक गया। ये कैसे और कब की आई हो? चलो मैं तुम्हें घर के लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ, घर जाओ, वरना अंकल परेशान हो रहे होंगे। सुरभि ने कहा, बगैर बात किए मैं घर नहीं जाऊंगी, समझे? बड़ी ढीठ हो, चलो पास के पार्क में चलते हैं, घर में बैठना ठीक नहीं रहेगा। प्रांजल बोला और दोनों पास के पार्क में गए। तभी सुरभि ने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, प्रांजल कुछ खिलाओगे कि नहीं? हाँ तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर में प्रांजल खाने की चीजें लेकर वो सुरभि के समक्ष था। सुरभि ने कहा, क्या बात है प्रांजल, तुम घर नहीं आते हो? मम्मा तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहती है। जिस दिन से वो होश में आई है, तुम में वो सुरमे को तलाशती है, इतना तो अंदाजा तुम्हें होगा ही। ये सुनकर प्रांजल ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर ऑफिस में काम की अधिकता होने की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, बस समझी तुम? आंटी को समझा देना। क्या इतना काम का बोझ बढ़ गया है कि एक फ़ोन भी करने का
और फ़ोन उठाने का वक्त नहीं है। अभी तक जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने उस वक्त अपना वक्त दिया है जब वाकई तुम्हारे पास वक्त की कमी थी। अब बस मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है और उम्मीद करती हूँ सिर्फ सच, समझे? प्रांजल ने कहा। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और मैं एक अनाथ हूँ, और तुम सबको पाया तो लगा कि मुझे एक परिवार मिल गया। मैं भी खुश था, मगर जब अंकल मेरे पास आकर अपनी मजबूरी की दुहाई देकर घर ना आने का वादा लिया, और अंकल भी समाज के लोगों द्वारा मजबूर है, मुझे भी उनकी बातें ठीक लगी। कुछ भी हो, मैं तुम सबके लिए अपना हो सकता हूँ, मगर समाज के लिए पराया हूँ, क्योंकि ना तो मेरी जाति का मेल है ना खून का। ये सुनकर सुरभि बोली, इंसानियत और जज्बात का मेल तो है, क्या इसका कोई मोल नहीं तुम्हारी नज़र में? प्रांजल बोला, मगर समाज में इनका कोई मोल नहीं है। मेरी बात सुनो सुरभि, मैं तुम सबसे दूर नहीं रहूँगा, मगर दूर रहकर मैं तुम सबका बराबर ध्यान रखूँगा, लेकिन घर आने की जिद नहीं करोगी। तुम तो मुझे अंकल आंटी से ज़्यादा समझती हो, क्यों, है ना? हाँ, जब अंकल मन से अस्वस्थ हो जाएंगे तो मैं भी खुशी मन से उस दिन घर जरूर आऊँगा, समझी? और अंकल से इस बारे में कोई शिकायत नहीं करोगी। अब तुम घर जाओ। प्रांजल ने टैक्सी बुलवाकर सुरभि को बैठाकर घर के लिए रवाना किया। नीलिमा और सुरभि को एक चिंता खाए जा रही थी कि प्रांजल को ही पता है कि पापा का चेकअप कब करवाना है। पापा को तो कुछ भी पता नहीं। नीलिमा ने कहा, सुरभि, प्रांजल को फ़ोन कर बेटा कि रजत का कब चेकअप करवाना है, कम से कम रजत को मैसेज कर दे। सुरभि ने कॉल किए, मगर नॉट रीचेबल ही बता रहा। उस दिन तो नीलिमा और सुरभि बहुत परेशान रही। प्रांजल का फ़ोन न उठने पर दोनों ही निराश हो गई। एक सुबह नीलिमा नाश्ता तैयार कर पति और बेटी को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई। सुरभि आते ही कहने लगी, सॉरी मम्मा, मैं आज उठने में लेट हो गई, नाश्ते में देर हो गई। पापा कहाँ है? हाँ, मैंने उन्हें भी आवाज़ दे दी है, आते ही होंगे। तभी सुरभि ने देखा पापा तैयार होकर नीचे आए। सुरभि ने कहा, आप कहीं जा रहे हैं पापा? हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ रूटीन चेकअप के लिए। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं बेटा, मैं चला जाऊँगा, तुम परेशान ना हो। रजत के जाने के बाद नीलिमा और सुरभि सोचने लगी कि अच्छा है कि रजत अपना खुद ख्याल रखने लगे। रजत के जाने के बाद कुछ देर में सुरभि का सेल फोन बज उठा। सुरभि ने देखा कि प्रांजल का फ़ोन था। क्या अंकल हॉस्पिटल गए कि नहीं? सुरभि ने कहा, हाँ वो तो गए। चलो मैं रखता हूँ, आंटी से नमस्ते कहना और तुम अपना ख्याल रखना, समझी? अभी सुरभि कुछ कहती तब तक फ़ोन कट चुका था। सुरभि समझ गई थी कि प्रांजल ही पापा को रूटीन चेकअप के लिए मैसेज किया था, मगर पापा ने मुझे और मम्मी को नहीं बताया। प्रांजल हम सबसे दूर रहकर भी हम सबका बेहद ख्याल रखता है। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इधर सुरभि की शादी की चर्चा शुरू हो गई। सुरभि के वास्ते कई रिश्ते आए, मगर कहीं लेने देने तो कहीं जॉब पसंद नहीं आती, जिससे सुरभि इनकार कर देती थी। सुरभि से इनकार की वजह पूछते तो जवाब मिलता, अभी मुझे शादी नहीं करनी पापा। एक दिन रजत कहीं जा रहे होते हैं तो वो ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात प्रांजल से होती है। वो अपनी कार रजत के पास लाकर रोक देता है और विनती कर रजत को कार में बैठने को राजी कर लेता है, और रजत दोबारा बताए गए जगह पर अपनी कार रोक देता है। कार से उतरकर प्रांजल ने रजत की तरफ का दरवाज़ा खोला। रजत उतरकर थैंक यू बोलना चाहे कि प्रांजल बोल उठा, थैंक यू नहीं, बस वादा करे अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है? रजत के घर आते ही नीलिमा ने पूछा, कैसा रहा चेकअप? हाँ ठीक रहा, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। आज मुझे प्रांजल मिला था और हाँ उसने ही मुझे मैसेज दोबारा बताया कि आज रूटीन चेकअप के लिए जाना है और मुझे घर के पास मार्केट तक छोड़ गया है। सुरभि कहाँ है? विश्वविद्यालय गई है। आज एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी, अब आती ही होगी। नीलिमा ने कहा, तब तक आप भी हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। लेकिन नीलिमा को महसूस हुआ कि रजत कुछ खोए से है। तभी सुरभि आ गई, बेटा जल्दी हाथ मुंह धो ले, खाना लगा रही हूँ। रजत आइए खाना खाने। तीनों खाना खाने लगे। रजत ने कहा, मैंने प्रांजल को पहचानने में गलती कर दी
और लोगों की बातों में आकर उसे अपने और अपने घर से दूर कर दिया। अगर मैं अब बुलाऊं तो वो आएगा या नहीं? नीलिमा ने कहा, एक बार आप बुलाइए तो। सुरभि, प्रांजल को कल घर बुला लेना। जी पापा। मगर सुरभि जानती थी प्रांजल पापा के बुलाने पर ही आएगा, और वो भी यही चाहती थी, क्योंकि पापा ने ही मना किया और वो ही बुलाए तो अच्छा होगा। कुछ दिन बीत गए। रजत ने सुरभि से पूछा, प्रांजल को बुलाया नहीं? पापा, मैंने आपकी बात कह दी थी, जब वो फ्री होगा तो आएगा। रजत समझ गए शायद वो मेरे बुलाने पर ही आएगा। दूसरे दिन रजत शाम के करीब प्रांजल के ऑफिस पहुंच गए। प्रांजल जब ऑफिस से बाहर निकला और रजत को देखा, आप कब आए अंकल? वॉचमैन को बोला, तुम मुझे बताने नहीं आ सकते थे? वॉचमैन ने कहा, सर ने ही मना कर दिया था, बोले मैं उसका इंतजार कर लूंगा। अरे बेटा, मैंने ही कहा था, बेवजह उसे डांट रहा है। चल आज घर चल, नीलिमा तेरी मनपसंद का खाना बनाई है, आज हम चारों साथ खाना खाएंगे। जब रजत और प्रांजल घर पहुंचे तो नीलिमा और सुरभि को खुशी और आश्चर्य दोनों हो रहा था। खाने के बीच में खूब हंसी और मजाक का दौर चला रहा था। रजत सोचने लगा कि सुरमे के ना रहने पर यह घर कितना सूना लग रहा था, और आज प्रांजल के आ जाने से हम सभी को एक साथ रहने में कितनी खुशी मिल रही है। जबकि ना मैंने प्रांजल को पाला, ना नीलिमा के गर्भ से पैदा हुआ है, फिर भी प्रांजल की उपस्थिति ही हम सबको खुशी दे देती है। ये कैसा बंधन है? रजत के दिल से आवाज आई, ये दिल का बंधन है। तभी रजत को अपने कंधे पर किसी का हाथ का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो प्रांजल खड़ा था। यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ ना सोचे, मैं हूं ना। रजत ने अपना हाथ प्रांजल के हाथ पर रखकर बोले, बेटा अब ना जाना। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मारकर भी भगाएंगे तो भी नहीं समझे? रजत हंस पड़े। नीलिमा और सुरभि भी हंस रही थी। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि से बोली, यूं लग रहा है कि आसुर में हम सबके बीच ही है, प्रांजल के रूप में। हाँ मम्मी, सच कह रही है, मुझे भी इसका एहसास होता है। प्रांजल रजत को लेकर नीलिमा के पास आकर सुरभि तीनों के गले लगाया और बोला, मुझे भी आप दोनों में अपने मम्मी पापा दिखते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ में ही संपूर्णता का एहसास होता है। यह अनोखा बंधन है। सभी जोर से हंसने लगे। रजत के घर में खुशियों का आगमन हो चुका था। चारों सदस्य एक दूसरे की भावना का कदर करना और जज्बात को तवज्जो देना ही मुख्य मकसद था। रजत नीलिमा भी बहुत आंतरिक खुशी को महसूस कर रहे थे। नीलिमा और रजत साथ साथ पार्क जाते टहलते और लोगों से मिलकर घर आते। बहुत अच्छा लगता दोनों को, और सुरभि के हाथ की चाय मिल जाती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते सुरभि की बीकॉम परीक्षा की डेट भी नजदीक आ गई। सुरभि परीक्षा तैयारियों में व्यस्त हो गई। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे सुरभि के सारे पेपर अच्छे जा रहे थे। घर का खुशनुमा माहौल भी था। मगर कहते हैं ना, जब जिंदगी की रफ्तार एक शांत नदी की तरह हो तो जीवन में कुछ जरूर बुरा घटता है, यानी जिंदगी जरूर करवट लेती है। सुरभि का आखिरी पेपर था। थोड़ा नर्वस सा महसूस हो रहा था, मगर प्रांजल ने कहा, नर्वस ना हो, तुमने जी जान से मेहनत की है तो पेपर भी अच्छा होगा समझी। सुरभि बड़ी ही खुश थी और छुट्टी मनाने की प्लानिंग कर रही थी। तभी उसे बड़ी जोर की टक्कर लगी। वो कुछ समझ पाती तब तक उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुरभि को होश आया तो सामने माँ पिता को देखकर बेहद खुश हुई, मगर गौर से देखा तो माँ पापा उदास से लगे। उसने अपने हाथ पैर और चेहरे को देखा तो चेहरे पर थोड़े बहुत निशान दिख रहे थे, जो ज़्यादा चिंताजनक नहीं लगा। फिर भी मम्मी इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ मम्मी पापा, आप सब इतना परेशान क्यों हैं? और प्रांजल कहाँ है? तभी उसकी मम्मी अपनी बेटी को गले लगाकर रोते हुए कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बस तू जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। मगर सुरभि को अंदाजा लग गया था कि मम्मी पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उसने प्रांजल से भी पूछा, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जिस दिन सुरभि को डिस्चार्ज होना था, डॉक्टर पाटिल सुबह के राउंड पर आए। सुरभि को समझाते हुए बोले, बेटा आप कुछ वक्त मेरे कैबिन में आओगी क्या? मुझे आपसे बात करनी है। क्यों नहीं, जी जरूर, मैं अभी आती हूँ, सुरभि ने कहा। डॉक्टर ने सुरभि का वेलकम हंसते हुए किया अपने कैबिन में
और उठकर सुरभि का कंधा पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहने लगे, आप मेरी बेटी की उम्र की है तो क्या मैं आपको अपनी बेटी समझ सकता हूँ? क्यों नहीं, सुरभि ने कहा, मुझे भी खुशी होगी डॉक्टर। डॉक्टर नहीं बेटा, अंकल बोलो मुझे। जी अंकल। हाँ तो बेटा, अब मेरे और आपके बीच झिझक खत्म, ठीक है? जी बिल्कुल अंकल। बेटा, आपको पता है कि आपके मम्मी पापा और भाई, जो बिल्कुल एक दोस्त जैसा है, वो परेशान क्यों हैं? जी नहीं, मैंने उनसे पूछा मगर मुझे ठीक से कुछ बता नहीं रहे हैं। आपको पता है अंकल उनकी परेशानी? बेटा, जब किसी भी व्यक्ति का बच्चा परेशानी में होता है तो उससे ज़्यादा ऐसा है और कोई नहीं होता। हाँ सही है, मगर मैं तो ठीक लग रही हूँ। हाँ तुम ठीक हो, मगर तुम में रिक्ता है। रिक्ता? मैं कुछ समझी नहीं, सुरभि ने कहा। बेटा, आपको एक्सीडेंट में आपको बच्चादानी में चोट लगने से इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण आपका जीवन खतरे में था, इसलिए मुझे आपका बच्चादानी को निकालना पड़ा। ये सुनकर सुरभि बेहद उदास हो गई, मगर सुरभि को संभालते हुए डॉक्टर ने कहा, बेटा आपको अपना ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके पापा और मम्मी अंदर से टूट जाएंगे। अच्छा बेटा, आप मुझे देखकर क्या सोचती हो? मेरा जीवन कैसा होगा? सुरभि ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ही होगा, आप बहुत अच्छे हो अंकल। यही बात है बेटा, जो हम होते हैं वो दुनिया को दिखता नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी इकलौती बेटी माहिरा, जिसको मानसी यानी मेरी पत्नी और मैं उसके बगैर एक पल भी जीने की कल्पना भी नहीं करते थे, और आज ये है कि उसके बगैर 2 वर्ष हो गए जीते हुए, या यूं कह लो जीना पड़ा हम दोनों को। हम दोनों भी अंदर से टूट गए, मगर हिम्मत से फिर जीने लगे। तुम्हारी आंटी एनजीओ और मैं इस हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल में वक्त बिताता हूँ। अपनी परेशानियों से खुद लड़ना होता है, तो आप भी हिम्मत से जियोगी, समझी? खुद को और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आप पर है। सुरभि के साथ हादसे को गुजरे हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। सब कुछ धीरे धीरे संभल रहा था। सुरभि भी अपने को संयत करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जो काफ़ी हद तक सफल भी हुई, क्योंकि उसके जहन में डॉक्टर पाटिल की बातें बसी हुई थी कि बेटा, जिंदगी में हमें अपनी परेशानियों से खुद जूझना होता है, क्योंकि मेरी परेशानी से मेरे अपने परेशान हो तो हमें उस दौर में मुस्कुराकर अपनों के इर्द गिर्द खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और खुद भी उन परेशानियों से लड़ने में अपने को सक्षम पाते हैं। सुरभि सोचती, जब डॉक्टर पाटिल इतने बड़े गम में भी मुस्कुरा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी पॉजिटिव सोच रखनी है। आज सुरभि का बैंक पीओ का रिजल्ट आना था, उसको लेकर काफ़ी उत्साहित थी। पूरे घर में चहलकदमी करती, कभी नेट पर चेक करती। उसकी माँ नीलिमा कहने लगी, बेटा क्यों इतना टेंशन लेती है? अच्छा होगा, कुछ खा ले बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं है। तभी प्रांजल बोला, अब कुछ नहीं, पहले तुम कुछ खाओ फिर कुछ कहना। नालायक हूँ मैं, सुबह से तुम्हारी मनमानी देख रहा हूँ। आंटी की बात की कोई वैल्यू है या नहीं? आंटी लाइए आप खाना, देखता हूँ कैसे नहीं खाती। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम सब भी भूखे हैं। ये सुनकर सुरभि भावुक हो गई। प्रांजल से बोली, पापा को बुलाओ, हम सभी साथ खाते हैं। नीलिमा ने खाना लगाया, सभी ने हंसी मजाक के साथ खाने का मजा लिया। प्रांजल ने सुरभि को आवाज देकर कहा, सुरभि तेरा रिजल्ट आ गया है। डियर, तुम तो कमाल कर दी, तुमने कंपटीशन बीट कर लिया। बधाई हो डियर। सुरभि भी अपनी आंखों से रिजल्ट देखकर अपने मम्मी पापा के गले लग गई। रजत ने नीलिमा से कहा, भाई जल्दी से खीर बनाओ हमारी सुरभि के लिए। नीलिमा बोली, मैं तो पहले से बनाकर फ्रिज में रख दी हूँ, मुझे सुरभि की मेहनत पर पूरा भरोसा था। दूर खड़ा प्रांजल सुरभि को हंसता हुआ देखकर बेहद खुश हुआ और हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करने लगा, ईश्वर इन लोगों के जीवन में अब कोई भी परेशानी ना आने देना। तभी नीलिमा ने आवाज दी, प्रांजल को कहाँ खो गए बेटा, हम लोगों के पास आओ, तुम्हारे बिना हम सब अधूरे हैं। प्रांजल नीलिमा के गले लग गया। रजत बोला, अब हुए हम सब पूरे। समय अपनी गति से आगे खिसक रहा था। आज सुरभि को 7 महीने हो चुके थे दूसरे शहर में जॉब करते हुए। सुरभि भी पूर्णतः निश्चित थी कि प्रांजल उसके माँ पापा का ख्याल रख रहा होगा। एक दिन सुरभि
अभी ऑफिस से आकर आराम कर ही रही थी कि उसका सेलफोन बज उठा। उसने देखा तो घर से प्रांजल का फोन था। वो सोचने लगी, अभी तो शाम के 7 बजे हैं, अभी फोन, क्या बात हो गई। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई। प्रांजल बोला, अगर हो सके तो तुम घर जल्दी आ जाओ, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही, आ जाओ। फोन कट गया। सुरभि ने जल्दी जल्दी मतलब भर का सामान साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गई। 2-2.5 घंटे का सफर उसे बड़ा लंबा प्रतीत हो रहा था। दिमाग में ऊट पटांग बातें घूम रही थी। खैर, जैसे तैसे वो घर पहुंची। कॉल बेल बजाया। अंदर से नीलिमा बोलते हुए आई, आ रही हूँ, जरा ठहरो। बोलते हुए दरवाजा खोली तो सुरभि को देखकर आश्चर्य और खुशी से, अरे सुरभि, तुम, बेटा कैसी हो तुम? अपने आने की खबर ना दी। सुरभि बोली, मम्मी पापा कहाँ है? वो तो ऑफिस में है बेटा। क्यों, क्या हुआ? और प्रांजल कहाँ है? वो भी अपने ऑफिस में। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो बेटा? सुरभि को अब तक सारा माजरा समझ में आ गया। मम्मी, तुम किसी को ना बताना कि मैं आ गई हूँ। आज प्रांजल को सबक सिखाऊंगी। प्लीज माँ, मेरा साथ दो, मैं दोनों को सरप्राइज दूंगी। ठीक है बेटा, जो तुम चाहो। प्रांजल का फोन आया। आंटी, सुरभि आ गई क्या? नीलिमा ने कहा। नहीं बेटा। क्यों, आने वाली थी क्या? नहीं, बस यूं ही पूछा। चलो आप अपना ध्यान रखो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। जी ठीक है। उसके बाद प्रांजल ने सुरभि को फ़ोन किया मगर फ़ोन नहीं उठा। कुछ देर बाद प्रांजल के व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज आया कि सॉरी प्रांजल, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, कुछ काम है बैंक का। देखो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी आने का। चल ठीक है मोटी। प्रांजल बड़बड़ करता रहा। शाम का वक्त था। रजत और प्रांजल साथ साथ घर में अभी आए। नीलिमा ने सभी के लिए चाय नाश्ता लगाने लगी। प्रांजल हाथ मुंह धोने के लिए अपने कमरे में जाकर लाइट जलाया कि तब तक सुरभि प्रांजल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर प्रांजल खुश और आश्चर्य से सुरभि को देखकर बोला, तुम कब आई मोटी? तुम तो अभी कानपुर में थी, आई तो बताई भी नहीं। क्यों, तुम्हें ही बस शरारत करना आता है क्या? मैं भी तो शरारत कर सकती हूँ, है कि नहीं? हाँ मेरी माँ, तुम तो बहुत बड़ी नाटकबाज हो। तभी नीलिमा ने आवाज़ दी, जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सुरभि को देखकर रजत भी खुश हो गई। प्रांजल ने गुस्सा दिखाते हुए बोला, आंटी आप भी नहीं बताई, आप इसकी शरारत में शामिल हो गई। नीलिमा ने कहा, नहीं बेटा, सुरभि ने बताने से मना किया था। सुरभि बोली, लेकिन मुझे क्यों बुलाए हो तुम प्रांजल? अभी प्रांजल कुछ कहता तभी रजत ने कहा, भाई मैं तो बेहद खुश हूँ कि सुरभि आई है, हम सबको तुम्हारी याद आ रही थी। प्रांजल ने बताया कि अंकल तुम्हें बहुत याद करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आने को कहा। कभी कभी आ जाया करो, अंकल आंटी को अच्छा लगेगा। काफ़ी देर तक सुरभि और प्रांजल बातें करते रहे। प्रांजल कहने लगा, सुरभि तेरे बगैर ये घर सूना लगता है। सुरभि ने कहा, मुझे भी घर की, तुम सबकी याद आती है। प्रांजल ने कहा, जानती हो शर्मा अंकल की बेटी, तुम्हारी दोस्त राखी की शादी है इसी हफ्ते, तो आएगी ना? ये सुनकर सुरभि बीते हुए पल में खो गई। कैसे उसने और राखी ने अपनी शादी को लेकर उत्साहित थी। किस रंग का लहंगा होगा, कैसी चूड़ियां होनी चाहिए, अपने अपने पतियों के बारे में भी अक्स बना चुकी थी, जो कुछ ही दिनों में राखी के पति का अक्स पूर्ण रूप से दिखेगा। मगर मेरा, उसकी आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। प्रांजल ने सुरभि के सिर पर हाथ रखकर बोला, परेशान ना हो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। सुरभि अपने आंसू पोंछते हुए बोली, वो वक्त कभी नहीं आएगा, झूठा दिलासा नहीं चाहिए मुझे छोड़ो। तुम बताओ, तुम कब करोगे शादी? कोई मिली कि नहीं? अभी तक किसी को भी नहीं पटा पाई। अरे कोई हाथ ही नहीं लगती तो मैं क्या करूं? और वो निशा कहाँ है आजकल? है यहीं पर, वो बस किसी और को चाहती है। मेरा दाल गलने से पहले ही जमीन पर गिर गया, समझी? अब भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि पहले तेरी बारात आए, फिर मैं तेरी भाभी लाऊंगा, समझी? जो संभव नहीं उसकी जिद क्यों कर रहे हो प्रांजल? राखी का कॉल आया और बड़े ही अपनत्व से सुरभि को आने के लिए वादा लिया। फोन रखते रखते बोली, यार अगर तू आई तो मुझे वाकई बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर तेरे मन में
कुछ भी झिझक हो कि तू नहीं आ पाए तो अभी बता दे, मैं तेरी हर बात को समझूंगी। ठीक है, चल मुझे भी शॉपिंग के लिए निकलना है। सुनना राखी। हाँ बोल सुरभि। अगर मेरा मन नहीं करेगा तो तू ना आना, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगी। आखिर मेरे बचपन की दोस्त है, ऐसे तुझे नहीं खोऊंगी, समझी। चल हो सके तो कोशिश करना और अपना ख्याल रखना। बाय सुरभि। बाय डियर। फोन रखने के बाद सुरभि के मन में बड़ी उथल पुथल मची थी कि वो राखी की शादी में जाए या नहीं। दिल कहता है कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वो ही तो थी जिससे अपनी भावनाओं को शेयर करती या मैं उससे कहती। खैर सुरभि ने मन में एक फैसला लेकर आश्वस्त हुई। अगली सुबह की तैयारी करने लगी। तभी पापा का कॉल आया तो तुरंत उठाया। हाँ पापा, कैसे हैं आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और तू आ रही है ना परसों राखी की शादी में? देखती हूँ पापा। ठीक है बेटा। तिवारी अंकल का घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। भव्य सजावट थी, फूलों से और लाइटिंग से। बड़े संकोच के साथ सुरभि राखी के घर में प्रवेश कर रही थी। अंकल आंटी से मिली। उनके अपनत्व को देखकर उसके ना आने का फैसला गलत साबित हो रहा था। अपने जीवन में घटित घटनाओं को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि काश ऐसे ही मेरी भी शादी की तैयारियां होती। लेकिन अब वो बस काश ही रह गया, जो हकीकत हो ही नहीं सकता। तभी उसने अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा लगा। उसने तुरंत कहा, राखी, अरे तुमने कैसे जाना कि मैं हूँ? हंसते हुए सुरभि ने कहा, बचपन से ही तेरे हाथों की खुशबू को महसूस करती आई हूँ, समझी। राखी ने कहा, चल फिर एक प्यार की झप्पी अपनी दोस्ती के नाम, और दोनों गले लगी। इन दोनों का मिलन देख राखी की दादी ने बलियां लेते हुए कहा, अब मेरे घर की रौनक लौट आई है। कैसी है बेटी तू? जी अच्छी हूँ। जा अपनी सहेली के पास बैठ बातें कर ले। कल के बाद तेरी सहेली की एक अलग ही दुनिया होगी। मन भर के बातें कर ले। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे में आ गई। रात में राखी की शादी की बेला में सुरभि ने गाना शुरू किया तो सभी अवाक और भावुक हो गए। गाना भी तो ऐसा था, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की। राखी के पति अमन का दोस्त अशोक, जो सुरभि को एकटक निहारे जा रहा था। विदाई के वक्त अशोक ने राखी को बोला, भाभी प्लीज मेरी बात अपनी दोस्त से करवा दे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मगर राखी कोई जवाब ना दी। सोची ना मालूम सुरभि पसंद करेगी या नहीं, पहले मैं पूछ लूं, फिर मैं अशोक को बोलूंगी। राखी अपने ससुराल से सुरभि को कॉल की, मगर कॉल नहीं उठा तो उसने मैसेज छोड़ा कॉल करने के लिए। सुरभि ने सेल फोन पर राखी का कॉल देखकर कॉल बैक किया। हाँ बोल, क्या हो गया राखी? अरे कुछ नहीं यार, बस तेरी याद आई, सोची कि तुझे कॉल करती हूँ। तू बिजी तो नहीं है ना? अरे नहीं, अब मैं फ्री हो गई हूँ। बोल यार, कैसी है तू? और जीजा जी कैसे हैं? बाकी सभी लोगों का क्या हाल है? हाँ सभी ठीक है। सुनना यार, बस कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। कौन है राखी? सुरभि ने पूछा। अरे अमन का दोस्त अशोक, तुझे याद है? सुरभि ने कहा, मुझे याद नहीं, और जीजा जी के 3-4 दोस्त थे। तू किसे कह रही है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी अशोक ने राखी के हाथ से सेलफोन लेकर अपना परिचय खुद दिया। सुरभि ने कहा, जी बोले, क्यों आप मुझसे बात करना चाहते हैं? आपकी दोस्ती के लिए। बड़े बेताब तरीके से अशोक ने कहा, क्या मैं आपका दोस्त बनने के काबिल हूँ या नहीं? सुरभि अशोक के इस अंदाज पे मुस्कुराई, लेकिन अपने को संयत कर बोली, लेकिन मैं आपसे दोस्ती क्यों करूँ? कोई वजह? हाँ है ना, बस आपको देखकर मेरा दिल कहा ये तेरी प्यारी दोस्त बनेगी। बस इसी विश्वास के साथ मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या मैं समझूं कि आप मेरी दोस्त बन गई? जी नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं सोचूंगी तब कुछ कह पाऊंगी कि आपसे दोस्ती करूंगी या नहीं। ठीक है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। आई होप कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बने। सुरभि को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए अपने शहर आना था, मगर घर में किसी को भी अवगत नहीं करवाया, क्योंकि उसके मन में सभी को सरप्राइज करना था अपनी उपस्थिति देकर। सुबह के 7 बजे सुरभि ने डोर बेल बजाई। नीलिमा ने कहा, प्रांजल देखना बेटा, कौन है, कहीं रजत तो नहीं।
प्रांजल अपना पेपर पढ़ता हुआ छोड़कर दरवाजा खोला। सुरभि को देख खुश होकर बोला, अरे तुम यहाँ कैसे? तुमने आने का भी नहीं बताया। बस यहीं खड़े होकर कोर्ट मार्शल करोगे या अंदर आने की इजाज़त है? तुम आई, तुम्हें देखकर बेहद खुशी हो रही है। वो मुझे भी दिख रहा है प्रांजल। अरे तुम आ जाती हो ना, रविवार पूरा हो जाता है, प्रांजल बोला। सुरभि चुपके से नीलिमा के पास पहुंचकर अपनी हथेली से माँ की आंखें बंद कर दी। नीलिमा बोली, कौन है? जवाब न मिलने पर नीलिमा झल्लाकर बोली, रजत, आपका बेसमय मजाक मुझे पसंद नहीं आता। सुबह सुबह कामों का ढेर और आप अपनी इन्हीं हरकतों से परेशान करते हैं। सुरभि ने अपना हाथ हटाया तो नीलिमा भी आश्चर्यचकित रह गई। तुम यहाँ अचानक से? क्या माँ, मैं अब घर आने के लिए आपको बताऊं? मैंने सोचा आप सबको सरप्राइज कर दूं, मगर आप सब तो उदासीन लग रहे हैं मेरे अचानक आ जाने से। अरे पागल, कैसी बातें करती हो? बस बता दी होती, पहले तो तेरी पसंद की पूरी और आलू की भाजी बनाती। अब बोल क्या खाएगी? रिलैक्स माँ, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। बैंक में ट्रेनिंग है तो लंच छोड़ बाकी समय का खाना घर का नहीं, आपके हाथों का। तभी रजत वॉक कर वापस आ गए। सुरभि को देख बेहद प्रसन्न हुए। पिता बेटी में जो बात शुरू हुई तो वक्त का पता ना चला। सुरभि की निगाह अपनी घड़ी पर गई तो चौंक गई। अरे 9 बजने वाले हैं पापा, मुझे भी निकलना है। आप भी तैयार हो या छुट्टी पर है? अरे नहीं बेटा, मैं भी अभी जाऊंगा। शाम को सुरभि ने घर में कदम रखते ही ऐलान की, आज आप खाना नहीं बनाओगी। क्यों? नीलिमा ने कहा। वो क्या है मेरी प्यारी माँ, आज मैं और आप ढेर सारी बातें करेंगे और खाना ऑर्डर कर मंगवा लेंगे। अरे खाना मैं जल्दी बना लूँगी। मुझे पता है मेरी माँ कि आप जल्दी से कर लोगी, मगर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं मुझे आपसे करनी है। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? नहीं माँ, कुछ दिल की बातें हैं। और कहते हुए सुरभि अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। नीलिमा ने सुरभि के सिर को सहलाने लगी। सुरभि बोली, माँ, मैं राखी की शादी में गई थी तो अमन जीजा के दोस्त अशोक जो है वो मुझसे बात करना और मिलना चाहते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, नीलिमा बोली। लेकिन माँ, आप मेरी मनोदशा से वाकिफ है कि वो कल को शादी करने को कहे तो मैं क्या करूँगी? बेटा अभी तू उसे मिल, समझ, उसकी चाहत की गहराई को समझ, फिर उचित लगे तो उसे अपनी समस्या बताना। उसने अपनी मन की बात अपने भाई जैसे दोस्त को भी बताया। प्रांजल खुश हुआ और अशोक से मिलने की इच्छा जाहिर की। सुरभि बोली, मैं तुम्हें अशोक से जरूर मिलवाऊंगी, मगर उचित समय आने दो। पर देखते देखते सुरभि के जाने का वक्त भी आ गया। सुरभि उदास मन से वापस हो गई अपने गंतव्य पर। अब सुरभि को लेकर और उसकी शादी का सोचकर नीलिमा अपने मन में ही ताना बाना बुनने लगी। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी रहता था कि कोई ऐसा होगा जो मेरी बेटी को उसकी कमी के साथ स्वीकार करे। वो जब तक भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी हो जाती, प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी बेटी के जीवन में भी एक जीवन साथी दे दो। उसके भी मन में इच्छा है कि वो दुल्हन बने। मुझे और रजत का भी यही अरमान है कि हम भी औरों की तरह अपनी बेटी को विदा करें। उधर सुरभि और अशोक के बीच अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई। रोज माँ बेटी की बातें होती थी और उतना ही नीलिमा का मन उद्वेलित होकर ब्याह के ताने बाने बुनने लगता था। एक दिन सुरभि ने फ़ोन कर अपनी और अशोक की बातें बताई कि आज मुझे अशोक ने शादी के लिए पूछा। मैंने अपने बारे में बता दी। उसने मेरी कमियों के साथ स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर नीलिमा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। तभी प्रांजल ने पूछा, क्या हुआ माँ? नीलिमा ने फ़ोन प्रांजल को थमा दिया और भागकर भगवान को धन्यवाद किया। वक्त अपनी चाल की धुरी पर नाचने में मगन था। उस नाच में अशोक और सुरभि भी एक एक थाप पर साथ साथ सुरुचिपूर्ण नृत्य करने में व्यस्त थे, या यूं कहे कि वक्त भी उनके हिसाब से चल रहा था। और नीलिमा का मन भी इन दोनों थाप देखकर मन ही मन सुरभि और अशोक की शादी का ताना बाना भी बहुत तेजी से बुनने लगी। नीलिमा की बातों में खुशी महसूस कर रजत भी बेहद खुश थे, मगर अंदर से डरे भी रहते थे और सोचने पर मजबूर हो जाते
कि क्या वास्तव में अशोक ने बहुत सोच विचार कर सुरभि का साथ पाना चाहता है और शिद्दत से साथ निभाएगा, या फिर शायद रजत उस बात को महसूस कर रहे थे जो एक मेल होने के नाते मेल की फितरत को समझ रहे थे। नीलिमा ने कहा, क्या सोच रहे हैं रजत? हंसकर बोली, जो मैं सोच रही हूँ आप भी वही सोच रहे हैं ना। रजत बोले, तुम क्या सोच रही हो मुझे कैसे पता होगा? अरे आप मुझे घुमा नहीं सकते, आप यही सोच रहे हैं ना रजत की काश वो दिन जल्दी आ जाए कि मैं ससुर बन जाऊं, ऐसा ही सोच रहे थे ना। पूरी की पूरी बावली हो गई हो। नीलिमा का माथा चूम रजत मन ही मन प्रार्थना करने लगे, भगवान इस बावली की उम्मीद को पूरा कर दो, नहीं तो ये पूरी तरह टूट जाएगी। आज अशोक और सुरभि के रिश्ते को 2 वर्ष हो गए थे। अशोक सुरभि के ही शहर कानपुर में अपने किसी काम के सिलसिले में आया था। इन दोनों को यानी आज पूरा वक्त एक दूसरे को देना था। सुरभि ने भी बैंक से छुट्टी ले रखी थी। खूब मस्ती किए एक दूसरे के साथ और अशोक ने कहा, डियर इस हफ्ते मेरे घर वाले तुम्हारे घर जाना चाहते हैं। ये सुनकर सुरभि का मन प्रफुल्लित हो गया। रात में सुरभि ने अपनी मम्मी को ये खबर दी। नीलिमा के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सुरभि बोली, माँ प्रांजल पास में है क्या? तभी प्रांजल ने फोन लेकर बोला, हाँ डियर कहो क्या बात है? प्रांजल तुमने तो सब सुन ही लिया होगा, मगर मैं फिर भी तुमसे स्पेशली बताना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए क्या हो वो मैं शब्दों में बयां कर उस रिश्ते को छोटा नहीं करना चाहती। बस हो गया। हाँ ये बताओ किस दिन वो लोग आएंगे? ये पता हो तो मैं छुट्टी भी ले लूँगा। अभी मुझे भी डेट पता नहीं है, जैसे पता चलेगा मैं तुम्हें बताती हूँ। चल ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। हाँ और तुम भी प्रांजल। आज रजत के घर में हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि अशोक के मम्मी पापा जो आए थे। नीलिमा ने किचन तो प्रांजल खातिरदारी करने में मशगूल था और रजत बातचीत करने में। अशोक की माँ ने कहा, सुरभि नहीं दिख रही है। जी वो नहीं आ पाई क्योंकि मार्च मंथ में वर्कलोड ज़्यादा होता है ना, रजत बोले। अशोक के पिता बोले, कोई नहीं जी, बच्चे तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमें और आपको सिर्फ मोहर लगाना है। और बहुत सी बातें हुई, मगर रजत के मन को खटका कि अशोक के पिता ने एक बार भी सुरभि के साथ घटित घटना का जिक्र नहीं किया। क्यों? रजत अपने मन को झटका कि हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि क्या बेवजह इस बात का जिक्र किया जाए जिससे मातर दुख के सिवा कुछ हासिल ना हो। खैर अशोक और सुरभि की 20 अप्रैल रिंग सेरेमनी और 22 मई शादी तय हो गई। एंगेजमेंट भी बड़ी धूमधाम से हुआ। नीलिमा और रजत बेहद खुश थे। उनके चेहरे पर खुशियों की लहर आ जा रही थी। जब किसी के जीवन में जीवन की नदी पूरी तरह शांत भाव से बहती है तो बहुत सुखद लगता है, लेकिन नदियाँ ज़्यादा देर शांत रह ही नहीं सकती है। वैसे ही जीवन भी शांत नहीं रह सकता है। अब अशोक और सुरभि के जीवन में लहरों का उफान बढ़ रहा था। एंगेजमेंट होने के करीब हफ्ते भर बाद अशोक अचानक से कानपुर आकर सुरभि को कॉल करके ब्लू मून होटल में आने को कहा। ये सुनकर सुरभि को आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि अशोक ने आने के बारे में एक बार भी नहीं बताया। क्यों, क्या हो गया इसे? खैर शाम के वक्त मिलना निश्चित हुआ। सुरभि ने महसूस किया कि हर बार की तरह अशोक जितने जिंदा दिल से मिलता था वो नहीं दिखा। सुरभि ने पूछा, कोई परेशानी है अशोक? तुम कुछ सोच में डूबे हो तो बता दो मुझे। अशोक ने कहा, यार मैं मम्मी पापा से तेरे साथ हुई ट्रेजेडी का जिक्र नहीं किया हूँ। क्या कहूँ और कैसे कहूँ? सुरभि झल्लाई और बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले तुम मेरे बारे में सच सच बता देना, तो तुमने क्यों नहीं बताया? और बताया भी नहीं, इंगेजमेंट भी कर लिए। मैं झूठ के आधार पर अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती, और अब मैं घर बताऊं तो मेरे घर वालों पर क्या बीतेगी? तुम जानते हो इसका असर मेरी माँ पर क्या पड़ेगा। शायद वो सह ना पाए। तुमने मुझे किस भंवर में फंसा दिया अशोक, अब मैं क्या करूं? बहुत देर रोती रही, फिर कुछ सोचकर अपने आंसू पोंछते हुए मैं तुमसे एक प्रश्न का जवाब चाहती हूँ कि जब तुमने ये बात अभी तक घर में नहीं बताई तो अब ये हृदय परिवर्तन क्यों अशोक? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें भी घुटन महसूस हो रही है मेरे साथ जीवन भर रिश्ता निभाने में? अशोक ने कहा, मैं कल को क्या जवाब दूंगा अपने माता पिता को
कि मैं और तुम माता पिता क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं। सुरभि ने कहा, ये बात तो मेरे तुम्हारे रिश्ते के पहले दिन ही तय हो गया था कि हम दोनों बच्चा गोद लेंगे। अशोक ने कहा, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अरे वाह, उस दिन तो तुम्हें आसान लगा था। जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हम दोनों साथ रहेंगे तो बच्चा क्या, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर लेंगे। सुरभि बोले जा रही थी। अशोक एकदम चुप था। सुरभि ने कहा, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह निकले जैसे हमारे समाज के बाकी लोग हैं। मैं तुम्हें उन लोगों से अलग समझती थी। खैर, झूठ की बुनियाद पर रिश्ता नहीं चल सकता है। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। ये बोलकर रूम से बाहर निकली। कॉरिडोर से किसी ने सुरभि से संबोधित किया, मगर वो अपने दुख में इस कदर डूबी थी कि शायद उस व्यक्ति की आवाज उस तक ना पहुंच पाई। प्रांजल का मन अपनी मीटिंग में पूरी तरह नहीं लग रहा था। उसके मानस पटल पे सुरभि का आवाज ना सुनना और यूं ही चले जाना बहुत अखर रहा था। सुरभि ने प्रांजल का कॉल भी नहीं लिया। प्रांजल बहुत दुखी और हतप्रभ था। कहाँ वो सुरभि को अचानक सरप्राइज देना चाहता था, कहाँ वो खुद सरप्राइज हो गया। क्षण भर में अपने मन को संयत कर मीटिंग खत्म होने और शाम की प्रतीक्षा करने लगा। बेमन और बोझिल कदमों से सुरभि अपने फ्लैट में पहुंच गई। रोते रोते अपना बुरा हाल कर लिया। उसका मन कर रहा था कि अभी की अभी वो मम्मी पापा और प्रांजल के पास पहुंच जाए। उसने आंसू पोंछते हुए सोचा कि मम्मी से बात कर जिससे मन हल्का हो जाए। तभी उसकी नज़र सेल फोन के स्क्रीन पर गई जिसमें प्रांजल के कई मिस कॉल थे। क्या बात है, 2 घंटे पहले प्रांजल के इतने मिस्ड कॉल क्यों? कोई बात हो गया क्या? मम्मी की तबीयत फिर कहीं खराब तो नहीं हो गई? सालों का सैलाब सुरभि के मन में हिलोरे मारने लगा। लेकिन मुझे फोन की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? ओह नो, मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया था, तभी सुनाई नहीं दिया। उसने जल्दी से प्रांजल का नंबर मिलाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सुरभि और दुखी हो गई और परिवार के लोगों को लेकर बुरे बुरे ख्याल मन में उठने लगे। तभी डोर बेल बजी। उसने सोचा कौन होगा। बेमन और बोझिल कदमों से दरवाजे की तरफ गई। डोर होल से देखा तो प्रांजल। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हथेली से आंखों को मला, फिर देखा। प्रांजल को देख खुश भी हुई और आश्चर्य भी। दरवाजा खोलकर वो प्रांजल से एकदम लिपट गई और मौन हो गई, क्योंकि आंसू दबारा उसका दुख बह रहा था। प्रांजल ने भी उसे अपने से अलग ना किया, क्योंकि वो समझ गया था कि सुरभि का मन हल्का हो जाएगा तो मुझसे अलग हो जाएगी। कुछ देर बाद सुरभि बोल पड़ी, प्रांजल तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे पता चल गया था। मेरे दिल ने कहा चल जा प्रांजल, सुरभि को इस वक्त तेरी बहुत ज़रूरत है। और देख, मैं आ गया। अब बोलो क्या बात है? सुरभि कुछ कहती, तभी प्रांजल ने सोचा कि सुरभि ने खाने को कुछ नहीं बनाया होगा। उसने सुरभि से बोला, पहले तुम फ्रेश हो लो, कुछ बाहर खाकर आते हैं, फिर इत्मीनान से सारी समस्या बताओ मुझे। सुरभि ने खाना ना खाने की बात कही, लेकिन प्रांजल का गुस्सा देखकर साथ हो ली। लौटकर सुरभि ने अशोक द्वारा कही बातों को बताया, जिसे सुन प्रांजल को गुस्सा आया, मगर गुस्से को नियंत्रण कर सुरभि से बोला, अशोक ने अपने व्यक्तित्व की कमजोरी का परिचय दे दिया है। उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? उसे मैं समझाऊं, वो और उसका परिवार मान भी जाए तो क्या तुम्हें भीख के रिश्ते मंजूर होंगे? ऐसे रिश्तों की ना कोई रफ्तार होती है, ना जीवन। फिर भी तुम्हें उचित लगे तो जो कहो, मैं और पापा उनके परिवार वालों से बात करें। तभी सुरभि का एक निर्णायक आवाज आई, अब नहीं, अब अगर अशोक भी आए तो भी नहीं, क्योंकि इसका एहसास हो गया मुझे कि उसके मन में मेरे लिए क्या जगह है और कितना साथ निभाएगा मेरा। प्रांजल ने कहा, सुरभि मैं ये कहूँगा, बड़ी ही धैर्य और शांति के साथ जितनी जल्दी हो मम्मी पापा को बता दो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, रात के 10 बज रहे हैं तो मुझे होटल जाना होगा। अभी मैं 2 दिन और रहूँगा इस शहर में, हो सके तो साथ ही घर चलो, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। देखती हूँ, सुरभि बोली। रजत और नीलिमा प्रांजल के साथ सुरभि को देखकर खुश हुए, मगर कुछ पल बाद नीलिमा ने भांप लिया कि सुरभि अपने को सामान्य दिखा रही है, लेकिन वो है नहीं। प्रांजल को किनारे ले जाकर नीलिमा पूछने लगी, क्या बात है बेटा?
सुरभि कुछ परेशान लग रही है, कुछ हुआ है क्या? प्रांजल ने कहा। नहीं माँ, आप बस यूं ही परेशान हो जाती है। आप दोनों उसके साथ वक्त बिताए, हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है ना खुशी की बात? हाँ हाँ, नीलिमा मुस्कुराते हुए कहा। माँ, आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाता हूँ, सुरभि की पसंद की पूरी और आलू की सब्जी। आप पापा के पास आराम से बैठो। नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं कर लूँगी। बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं आप सभी को एक अच्छी सी चाय पिलाऊंगा। प्रांजल किचन में चाय बनाने में लग गया, लेकिन मन उसका भी दुखी था। रजत नीलिमा को छेड़ते हुए, क्या सोच रही हो तुम? बेटे को काम करते देख खुश नहीं हो तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने सुरभि को गौर से नहीं देखा, वो मुझे दुखी लग रही है। रजत बोले, तुम औरतें भी बेवजह परेशान रहती हो। अरे भाई, हमारी बच्ची नौकरी करती है, हो सकता है काम में थक गई हो या समय नज़दीक आ रहा है, हम सभी से बिछड़ने का, या फिर ससुराल को लेकर कुछ सोच रही हो। भगवान करे आप जो कह रहे हो वही सच हो। टन टन चाय लीजिए, आप लोग चाय के मजे ले, मैं सुरभि को भी बोलता हूँ चाय के लिए। सभी चाय के साथ हंसी मजाक करने लगे। सुरभि कुछ पल के लिए अपने दुख और नीलिमा चिंता भूल गई थी। रजत ने सभी को मुस्कुराते नजरों से देखा और हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान, मेरे मन में सुरभि को लेकर जो चिंता है उसे दूर कर दे बस। पापा के ऑफिस और प्रांजल के जाने के बाद सुरभि ने 2 कप कॉफी बनाई और अपनी माँ से इधर उधर की बातें करते हुए अपने मुख्य बात करने के लिए मन ही मन शब्दों का ताना बाना बुनने लगी। तभी नीलिमा ने अपनी बेटी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बेटा, जो परेशानी तुम्हें परेशान कर रही है उसे कह दो अपनी माँ से। ये सुन सुरभि अवाक हो गई कि मम्मी को मालूम हो गया क्या? नीलिमा बोली, बेटा, तू सबसे बच सकती है, मगर एक माँ अपने बच्चे के हर हाव भाव से परिचित होती है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को सींच कर बनाती है, अपने बच्चे के हर भाव, हर धड़कन को महसूस कर लेती है। अब बता भी दे बेटा। माँ, मैं जो कहूँगी उसे सुनकर आप परेशान ना होगी, वादा करो। वादा है बेटा, बोल। सुरभि ने अपने और अशोक के बीच हुई हर बात बताई और बोली, अब बोलो माँ, मैं क्या करूँ? सुरभि का दर्द आंसू के रूप में बाहर आ गया। नीलिमा ने उसका सिर सहलाकर बोली, बेटा, वो तेरे लायक नहीं था। जो अपने परिवार को अंधेरे में रख सकता है वो तुम्हें भी धोखा दे सकता है। बस मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी के लिए सुनहरे सपने देखती है, और जब पूरा होते होते किसी कारणवश टूटता है तो तकलीफ तो होती है, मगर मुझे विश्वास है कि ऊपर वाला तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा। नीलिमा सुबह के वक्त पूजा कर रही थी और रोए जा रही थी। भगवान से शिकायत भी की और याचना भी, भगवान, मेरी बेटी का भी घर बसा दे। इस माँ की विनती सुन ले। मैं बेटी के सामने नहीं रोई, मैं रोती तो मेरी बेटी और दुखी हो जाती। लेकिन भगवान, मैं आपके पास ही रो सकती हूँ। शाम को चाय के वक्त नीलिमा ने रजत को सारी बातें बता दी। रजत को जो आशंका थी वो यकीन में बदल गया था। रजत तुरंत अशोक के घर फोन कर रिश्ते से इनकार कर दिया। अशोक के पापा ने वजह पूछी तो रजत ने कहा, भाई साहब, बेहतर होगा आप अशोक से पूछ ले। और हाँ, एंगेजमेंट में जो भी सामान आपने दिया था मेरी बेटी को, वो सब मैं आपके घर वापस भिजवा दूंगा। नमस्ते। फोन रख दिया रजत ने। सभी का मन दुखी था, मगर सब एक दूसरे के सामने सामान्य बनने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। रजत ने कहा, नीलिमा, आज घर पर खाना ना बनाना, हम सभी बाहर खाना खाएंगे। नीलिमा ने कहा, क्यों? रजत ने कहा, भाई, आज हमें अनचाहे रिश्ते से छुटकारा मिला है। सुरभि के सिर पर हाथ रखकर रजत कहने लगे, बस बेटा, तुम हिम्मत रखना, हम सभी हैं तेरे साथ, समझी? तू खुश रहा कर। प्रांजल, तुम बताओ कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, और तुम लेडीज तैयार होना शुरू कर दो। सभी लोग खूब मजे से डिनर का मजा लिया। दूसरे दिन रविवार था तो रजत, प्रांजल सभी की छुट्टी थी। रजत ने प्लान बनाया, घर पर हम सभी कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। सभी बहुत मन से हल्कापन महसूस कर रहे थे। वक्त बीतने के साथ सुरभि धीरे धीरे अपने को संभाला। घर में भी लगभग सभी संभल गए थे, केवल नीलिमा को छोड़कर।
रजत समझ गए थे कि नीलिमा का मन एक माँ का मन है जो बेटी के लिए चिंतित रहेगा जब तक कि उसका घर ना बस जाए। लेकिन कोई भी क्या कर सकता था, वक्त के हाथों मजबूर और सिवाय इंतजार के। सुरभि के बैंक में प्रमोशन एग्जाम होने वाला था और वो भी उसी में व्यस्त थी। एक दिन सुरभि का सेल फोन बज उठा। उसकी सहेली राखी का फोन था। उसने उठाया। राखी ने कहा, यार मुझे माफ कर दे, मैं भी तेरी तकलीफ को बढ़ाने में जाने अनजाने में शामिल हो गई। मुझे गलानी महसूस हो रही थी कि मैं तेरी बात अशोक से क्यों करवाई। हो सके तो मुझे माफ कर दे सुरभि। सुरभि ने कहा, जो तुम्हें बोलना था बोल चुकी, अब मैं बोलूंगी और तू चुपचाप सुनना समझी। तुम अपने को दोष देना बंद कर और तेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मेरे लिए अच्छा सोचा, मगर जरूरी नहीं होता कि हम किसी के लिए अच्छा सोचें और वो वैसा हो। वक्त के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वही मेरे साथ भी हुआ बस। और जहाँ तक मेरा तुमसे कॉल ना करने की बात है तो मैं अपने को संभालने में लगी थी और तेरे लिए मेरे मन में कोई बुरे ख्याल नहीं है। तू मेरे बचपन की सहेली थी और हमेशा रहेगी। और हाँ, एक बात कहनी है मेरी तरफ से, जीजा जी से माफ़ी मांग लेना। अपना ख्याल रख, अपने रिश्तों को वक्त दे, समझी? ओके, मेरी माँ समझ गई। राखी की खिलखिलाती हंसी सुनकर सुरभि को अच्छा लगा। आज उस घटना को पूरे 5 महीने हो चुके थे और सुरभि का प्रमोशन का रिजल्ट आ गया था। सुरभि के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सुरभि के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ गया था, जिससे वक्त की कमी हो गई थी। उसका ट्रांसफर कानपुर से थोड़ा हटकर एक गांव के ब्रांच में हो गया था। शुरू में सुरभि को दिक्कतें होती थी, फिर धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो गया। एक दिन उसके ब्रांच में एक आदमी आया बैंक के कुछ काम से। उसने सुरभि से लोन लेने के बारे में जानकारी ली। सुरभि ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराकर लोन दे दिया। सुरभि के सिस्टम से कार्य करने से मिस्टर प्रशांत मित्तल काफ़ी प्रभावित हुए। सुरभि के ब्रांच में सुरभि का बहुत अच्छा प्रभाव था। ऑफिसर और पब्लिक दोनों खुश थे। मिस्टर प्रशांत का अपना खुद का कपड़ों की फैक्ट्री थी और 2-3 रेस्टोरेंट थे, मगर बंदा एक नंबर का काम करता था। वो उस गांव में एक महिलाओं को रोजगार हेतु एक छोटी सी वर्कशॉप खोलना चाहता था, जैसे लोकल कढ़ाई, रंगाई, सिलाई इत्यादि। कम लागत में माल तैयार करना, शहर की अपेक्षा औरतों को उनके काम के हिसाब से पैसे दे देना, या यूं कह सकते हैं कि वहाँ की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने सुरभि से मदद की उम्मीद करी कि आपके वहाँ जो औरतें आती हैं उन्हें एक बार इस बारे में बता देंगी। सुरभि ने मिस्टर मित्तल की बातें और सोच जानकर खुशी हुई। उसने कहा, मिस्टर मित्तल, मैं आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ कि आपको उन औरतों से रविवार को मिलवा सकती हूँ। बाकी उनकी सोच और परिवार की सोच पर निर्भर करता है। जी, मैं समझ गया आपकी बात। और हाँ, धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए इतना सोचा। मिस्टर मित्तल, मैं आपके लिए नहीं, आपकी अच्छी सोच के लिए मदद करने का सोची, सुरभि बोली। सभी औरतों के बीच इस योजना को सुनकर एक खुशी की लहर दौड़ी। उनके पति भी इस योजना से प्रभावित थे और उस गांव का मुखिया भी पढ़ा लिखा था, तो उसे भी अच्छा लगा कि औरतें अपने समय से कुछ घंटे देकर अपने को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुखिया की बेटी जो शहर से ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स की थी, उसे तो बैठे बैठे काम मिल गया। मेन काम उसी का था, शहर जाकर जरूरत का सामान लाना और देखभाल करना। धीरे धीरे मित्तल उद्योग के अंदर सभी के सहयोग से कम वक्त में बहुत ही अच्छा कार्य करने लगा था। मिस्टर मित्तल जब भी सुरभि से मिलते तो इस गांव में उद्योग के लिए सुरभि का धन्यवाद जरूर करते। सुरभि को भी ये जानकर अच्छा लगा कि एक 30-32 साल का युवक अपनी सूझबूझ से रेस्टोरेंट और फैक्ट्री को इतने अच्छे से संभाल रखा था, जो तारीफ़ काबिल था। और गांव के मुखिया, बाकी सभी महिलाएं सुरभि की तारीफ करते नहीं थकते और सुरभि भी सभी औरतों को आत्मनिर्भर होते देखकर खुशी महसूस करती थी। सुरभि और मिस्टर मित्तल के बीच एक स्वस्थ और अच्छा संबंध बन गया था। मित्तल साहब अपनी छोटी बहन की शादी समारोह में सुरभि के साथ पूरे परिवार को न्योता दिया था। सुरभि भी अपनी मम्मी पापा और प्रांजल के साथ शरीक हुई।
काफ़ी अच्छा प्रबंध किया था मिस्टर प्रशांत ने। प्रशांत ने बड़ी ही आदर भाव के साथ सुरभि के परिवार का स्वागत किया और अपने परिवार के लोगों के साथ मिलवाया। सुरभि और बाकी के लोगों के मन में जो झिझक थी, ना मालूम कैसे लोग होंगे या तवज्जो देंगे कि नहीं, यहाँ आकर वो डर खत्म हो गया। एक दिन मिस्टर प्रशांत ने बड़े ही गंभीर होकर सुरभि से बोले, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और आपकी दोस्ती मुझे भली लगती है, तो क्या मैं अपनी दोस्ती को एक मजबूत जामा पहना सकता हूँ अगर आप साथ दे तो। सुरभि ने कहा, मिस्टर प्रशांत, मेरे आपके बीच में एक दोस्ती का मजबूत ही रिश्ता है, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी जीवन संगनी बनना चाहोगी। ये सुनकर सुरभि का मन दुखी और विचलित हो गया। कुछ क्षण अपने को संयत कर बोली, मिस्टर प्रशांत, आप मजाक के मूड में हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं समझ बूझकर ही ये प्रस्ताव आपके समक्ष रखा हूँ। आप सोच विचार करके जवाब दे। मैं प्रतीक्षा करूँगा आपके जवाब का। ठीक है, उठते हुए कहने लगा कि मुझे उम्मीद है कि आप अनुकूल उत्तर देंगी। 1 मिनट मिस्टर प्रशांत, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया करते, समझिए आप। और आप मुझे कितना जानते हैं। अच्छे से जानता हूँ मैं आपको, और आप दिल की अच्छी है, आप समझदार है और आप परिवार के लोगों की भावनाओं की कदर करती है। और क्या चाहिए। सुरभि अपने आप पर मुस्कुराते हुए बोली, बस इतने पैमाने पर परख मुझे जीवन संगनी बनाने की सोच ली आपने। क्या मुझ में आंतरिक कमी होगी तब भी यही सोच रहेगी आपकी। जी, तब भी मेरा यही निर्णय होगा, चाहे तो आजमा लेना आप। इतना कहकर प्रशांत चल दिया। उसको जाता देखकर सुरभि विस्मय मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर प्रशांत, कथनी करने में बहुत फर्क होता है। मेरी सच्चाई जानकर आप जीवन संगनी क्या, दोस्ती के लायक भी नहीं समझोगे आप। मैं ये भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। सुरभि ने सारी बातें प्रांजल से बता दी। उसका कहना था कि इस रिश्ते पर सोचने से पहले तुम प्रशांत और उसके परिवार के बीच ये बात बताना, उसके बाद फैसला लेना। मैं नहीं चाहता कि अशोक ने जो परिस्थितियाँ पैदा की फिर वही पैदा हो। तुमने क्या सोचा सुरभि? जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोची हूँ। 1 हफ्ते के करीब सुरभि के फ़ोन पर प्रशांत का कॉल आया। उसने फ़ोन लिया। उधर से आवाज़ आई, मुझे उम्मीद नहीं थी एक फैसला करने में इतना वक्त लगाओगी। खैर बताओ क्या सोचा आपने? सुरभि ने कहा, मैं व्यस्तता के कारण अभी ठीक से सोच नहीं पाई हूँ, तो मुझे 2 से 3 दिन का वक्त और दे दे। ठीक है, प्रशांत ने मजाक मूड से बोला, लेकिन फैसला हमारे हक में होना चाहिए। जी मैं भी कोशिश करूँगी, लेकिन अंतिम निर्णय आप और आपके परिवार को लेना होगा। फ़ोन कट गया। सुरभि अपने मम्मी पापा को प्रशांत के बारे में बताया, जिसे सुनकर नीलिमा की आंखों में चमक उभर आई। फिर से सपने संजोने लगी आंखों में, जिसे रजत भांप गए। उन्होंने कहा, बस नीलिमा, धैर्य रखो, अभी फाइनल बात नहीं हुई है। रजत सुरभि से बोले, तुम्हें अपनी बात केवल प्रशांत से ही नहीं उसके परिवार को बताना होगा। हाँ पापा, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। तभी नीलिमा बीच में बोल उठी, नहीं बताओ, शादी के बाद मालूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। रजत ने कहा, तुम एक माँ होना इसलिए पूर्ण स्वार्थ वाली बात कर रही हो, इसका परिणाम क्या होगा तुमने जरा सोचा भी है? रजत ने कहा, तुम बोलो तो मैं उन लोगों को बुलाऊं अपने घर, या तुम जाओगी उनके घर? नहीं पापा, मैं उनके घर जाऊंगी, क्योंकि एक दोस्त होने की वजह उनके घर जाने में कोई बुराई नहीं है। सुरभि इस वक्त प्रशांत के घर में थी, जहां सभी उसके आने से खुश थे। प्रशांत की मां ने सुरभि की पसंद पूछकर खाने की तैयारी कर रही थी। सुरभि प्रशांत और बाकी सदस्य से बातें करते हुए बीच बीच में अपनी नज़र को घर के कोनों में दौड़ाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि अभी जब मेरे अतीत के बारे में जानेंगे तो ये घर और घर के लोगों का रवैया कितना जल्दी बदलेगा कि ये कह नहीं सकते। ये सोचकर सुरभि थोड़ा लो फील करने लगी और सोची कि अगर मैं प्रांजल को साथ लाई होती तो अच्छा था। तभी प्रशांत के घर का डोर बेल बजा। प्रशांत ने नौकरों को आवाज़ ना देकर खुद दरवाज़ा खोला। ये बात सुरभि को बहुत अच्छी लगती थी कि ये लोग नौकर पर ही निर्भर नहीं रहते थे। प्रशांत के साथ प्रांजल को देख सुरभि आश्चर्यचकित हो गई। तुम यहाँ कैसे? प्रशांत ने कहा, यह तो अच्छी बात है ना
कि इसी बहाने प्रांजल से भी मुलाकात हो गई। सभी खाना खाने बैठे तो प्रशांत ने कहा, मम्मी आप बोला करती थी ना कि तू शादी कर ले जल्दी, तो अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी दोस्त सुरभि को जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ तो आप क्या बोलोगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुरभि से तो इसकी इच्छा पूछ लो। बोल बेटा, तू क्या कहेगी इस बारे में? सुरभि ने कहा, आंटी मुझे भी बेहद खुशी होगी कि मेरा जीवन साथी प्रशांत जैसा हो, मेरा आप जैसा एक प्यारा परिवार हो। लेकिन आंटी आप सब पहले मेरी पूरी बात सुन ले, फिर आप सब जैसा बोलोगी मैं वो मान लूंगी। उसने अपने पर घटी घटना से लेकर अशोक का साथ होना और दोराहे पर छोड़ना सब कुछ बता दिया प्रशांत के घर वालों को। सब सुनने के बाद सभी सोच में गुम हो गए। सुरभि ने प्रांजल की तरफ देखते हुए कहा, अब आप लोग जो फैसला ले वो मुझे मंजूर होगा। अब तो शायद मेरी सच्चाई जानकर प्रशांत भी दोस्ती नहीं करेंगे। और वो उठकर चली गई। वो दिल ही दिल में बहुत दुखी हुई, मगर प्रांजल ने कहा, थोड़ा वक्त लगेगा सुरभि, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और हम सब है तेरे साथ हर वक्त। सुरभि ने उदासी हंसी के साथ बोली, जैसे अभी कुछ वक्त पहले प्रशांत के घर आ गए। मेरा मन सोचता है कि तुम्हें मेरी हर जरूरत पता होती है, मगर इस वक्त तुम ना होते तो मैं अपने को कैसे संभालती प्रांजल? अरे पगली, अपने लोगों को अपने का एहसास होता है समझी। अच्छा सुन सुरभि, मुझे तुम ये कानपुर शहर का मशहूर क्या क्या है वो सब मुझे खिलाओ और घुमाओ। आज तुम्हें यही करना है। हाँ चलो, आज हम दोनों मस्ती करते हैं। धीरे धीरे इस बात को बीते हुए 1 महीना हो गया। इस बीच प्रशांत और सुरभि की मुलाकात होती थी, बातें भी होती थी, मगर काम भर की। सुरभि ने अपने दिल को समझाया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दीपावली की छुट्टी होने वाली थी। धनतेरस का दिन, बैंक में भीड़ भी थी। तभी प्रशांत मिठाई का डब्बा और एक गिफ्ट पैक थमाते हुए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सुरभि ने कहा, आपको और आपके घर के सभी को भी। लेकिन तभी सुरभि ने कहा, ये गिफ्ट वापस ले लो, मैं सिर्फ मिठाई रख लेती हूँ। सुरभि, इतना परायापन कब से? बस यही हमारी दोस्ती है, ऐसी सोच ना रखो। हमारी दोस्ती को लेकर घर कब आओगी? मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। जल्दी ही आऊंगी प्रशांत, मैं अभी बैंक से छूटने के बाद घर जाना है, वहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बैंक से निकलकर ऑटो का इंतज़ार करने लगी गांव शहर आने के लिए। तभी प्रशांत गाड़ी लेकर सुरभि के बगल में रोककर कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुरभि गाड़ी में बैठ गई, ये सोचकर कि जल्दी से स्टेशन पहुँच जाऊँ, नहीं तो लोकल ट्रेन छूट जाएगी। सुरभि ने देखा कि प्रशांत उसे स्टेशन नहीं बल्कि उसे घर तक छोड़ने जा रहा था। उसने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे लोकल ट्रेन मिल जाएगी, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तुम चुपचाप बैठी रहो। सुरभि एकदम शांत हो गई। कुछ देर बाद, यार मैं बैठने का बोला था, ना कि बोलने को मना किया, अब कुछ बोलोगी? सुरभि प्रशांत आपस में बातें करते हुए कब सफ़र खत्म हुआ इसका अंदाज़ा तब हुआ जब प्रशांत ने उसे उसके घर का पता पूछने लगा। कुछ ही दिनों बाद दीपावली का त्योहार बड़े ही उल्लासपूर्ण रूप से मनाया जा रहा था, लेकिन शायद नीलिमा के दिल में वो दिए की लो की रोशनी पहुंच नहीं पा रही थी। तभी तो नीलिमा अंदर से बुझी बुझी रहती थी। सुरभि और प्रांजल भी पटाखे बजाने में मशगूल थे। उन्हीं के साथ रजत भी खुश थे। अरे भाई रजत साहब, बच्चों के साथ पटाखे फोड़ रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही बच्चों के साथ खड़ा होकर इन्हें पटाखे फोड़ता हुआ देखकर इनका आनंद उठा रहा हूँ। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, रजत ने मिस्टर तिवारी को कहा। तिवारी जी ने कहा, आपको भी। रजत ने कहा, चलिए अंदर चलकर बैठते हैं, इन बच्चों को एंजॉय करने देते हैं। हाँ हाँ चलिए। रजत जी, भाभी के हाथ की कचौरी और अदरक वाली चाय मिल जाए तो क्या बात होगी? अरे बिल्कुल, आपको जरूर मिलेगी, कहते हुए दोनों जाने लगे। मगर मिस्टर तिवारी प्रांजल और सुरभि को बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा, जिसे दोनों ने महसूस किया। ड्राइंग रूम से हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंज रही थी। मिस्टर तिवारी कचौरी और मिठाई उड़ाए जा रहे थे। तभी मिसेस तिवारी आ गई। मिस्टर तिवारी को खोजते खोजते प्रांजल ने कहा, एक कम थे जो आंटी ने आकर पूरी कर दी। मिस्टर तिवारी ने बातों बातों में ये जता दिया
कि पिछले महीने उन्होंने सुरभि के साथ प्रांजल को कानपुर के मॉल में देखा था घूमते हुए, और उन्होंने सुरभि के लिए एक रिश्ता भी बताया। शाहजहाँपुर में एक सक्सेना फैमिली है। उनका बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। पूना में उसकी पत्नी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गई। उनकी 3 साल की बेटी है। आप सुरभि का विवाह उससे कर सकते हैं। ये सुनकर रजत सोच में डूब गई। नीलिमा समझ गई कि रजत फिर बातों को ना समझकर तिवारी जी की बातों में आ गए हैं। खाने की टेबल पर रजत ने प्रांजल से पूछा, तुम पिछले महीने कानपुर गए थे, ये बात हम दोनों को बताई? प्रांजल ने कहा, नहीं, मैं जल्दी में बताना भूल गया। मुझे उस वक्त सुरभि की चिंता सता रही थी कि कैसे प्रशांत के घर अपनी बातें कहकर अपने को संभालेगी, और आने पर दिमाग से उतर गया था। तुम्हें पता है मिस्टर तिवारी, तुम दोनों के रिश्ते को किस ओछी नज़र से देख रहे थे। तभी प्रांजल ने बीच में रोककर कहा, लेकिन आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? रजत मौन हो गए। सुरभि ने कहा, पापा, प्रांजल मेरा दोस्त है और जिन परिस्थितियों में उसने मेरा साथ दिया वो एक भाई की तरह निभाया। और आप मम्मी भी तो प्रांजल को सुरमई की जगह मानते हैं, तभी आपके मन में दुविधा कैसी? मैं ये मानती हूँ पापा कि प्रांजल मेरे दिल की हर परेशानी को समझ जाता है बिना कहे, और वो सब कुछ दरकिनार करके बस मेरी सहायता करता है। प्रांजल ने दीपावली के दूसरे दिन नीलिमा से कहा, माँ, मैंने जाने अनजाने में पापा के मन को ठेस लगा देता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और माँ, मैंने एक निर्णय लिया है, वो कि मैं सुरभि के किसी भी मैटर में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। मैं एक भाई और दोस्त की हैसियत से दखल देता था। और माँ, जब सुरभि घर आएगी मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं किराए का कमरा ले लूँगा। आप पापा को बता देना मैं कहीं भी रहा आप दोनों का ख्याल रखा करूँगा। नीलिमा रोने लगी, नहीं बेटा, ऐसा ना कर, तेरे पापा बुरे नहीं है, बस थोड़े। प्रांजल ने नीलिमा का हाथ पकड़कर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बस सुरभि की शादी तक, उसके बाद हमेशा रहूँगा आप लोगों के साथ। उसने किराए का कमरा लिया और रहने लगा। रजत ने रोकना चाहा, मगर उसने रजत को समझाया, पापा, आप और माँ मुझसे दूर नहीं है, मैं हमेशा आप दोनों का ध्यान रखूँगा। बस सुरभि की शादी तक मैं थोड़ा दूर रहूँगा। आप कहाँ तक समाज में तिवारी जैसे लोगों के सवाल का जवाब देंगे? सुरभि भी प्रांजल के निर्णय जानकर दुखी हुई, मगर प्रांजल के समझाने पर बातों को समझ गई। आज रजत विला में शहनाई की गूंज गूंज रही थी। सुरभि और प्रशांत की शादी होने वाली थी। रजत और नीलिमा की वर्षों का सपना साकार हो रहा था, और बेटी की विदाई के साथ एक बेटे का घर में वापसी होगा। हमारे समाज में एक तिवारी जैसे मनोवर्ती के लोग रहते हैं, वही उस समाज में प्रशांत जैसे समझदार और सरल हृदय के लोग रहते हैं। प्रशांत ने हर रस्म पर प्रांजल को एक भाई के रूप में सारे हक दिए और साले के रूप में स्वीकार भी किया। विदाई के वक्त प्रशांत ने प्रांजल को गले लगाकर बोला, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप अब अपने घर आ जाओ। आप मेरे भी दोस्त हो, जैसे सुरभि के दोस्त के रूप में भाई मिले हो, वैसे आप मुझे भी साले के रूप में एक अच्छे दोस्त मिले हो। प्रांजल की आंखें नम थी। प्रशांत ने कहा, बस भाई, लड़कियों की तरह ना रोना। रजत ने प्रांजल का हाथ थामकर बोला, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अक्सर दूसरों की बातों में आकर तेरे और सुरभि के रिश्तों पर शक किया, जिससे मैंने अपने रिश्तों के वजूद धूमिल कर देता हूँ। प्रांजल ने रजत को बाहों में थामकर बोला, प्लीज पापा, मैं अलग था, सिर्फ समाज के लोगों का मुंह बंद करने के लिए, ना कि आपको दुखी करने के लिए। समझे, मैं आपका सुरमई ही हूँ और आप दोनों मेरी दुनिया समझे। सुरभि दौड़कर आई और बोली, और मैं? प्रांजल ने कहा, तुम मिस्टर प्रशांत की दुनिया है पगली, मगर हम तीनों के रिश्ते की जान है। पापा, चलिए हम दोनों मिलकर सुरभि की डोली उठाते हैं। सभी डोली देखकर आश्चर्यचकित की। पूरी शादी में सभी लोग खुश थे कि वाकई एक भाई ऐसी तैयारी कर सकता है। प्रांजल ने कहा प्रशांत से, इसका ख्याल रखना मेरे भाई, इसको कुछ भी हुआ तो हम तीनों खत्म हो जाएंगे। ये देख मिस्टर तिवारी की नज़र शर्म से गाहे वगाहे देखने लगी। शायद उन्हें अपनी सोच पर अफसोस हो रहा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।